हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व विषय का 5वां अध्याय औद्योगिकरण का युग। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर संक्षेप में लिखें। और पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित की व्याख्या करें। पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। इस पर आपको व्याख्या करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे चलिए उत्तर में देख लेते हैं। जेम्स हरग्रीज ने 1764 में स्पिनिंग जेनी नामक मशीन बनाई थी। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। जब इन मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी, क्योंकि इस मशीन की वजह से उनका काम छिन गया था। इस मशीन की वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने के कारण बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हो गई थी। इसलिए उन्होंने स्पिनिंग जेनी के प्रयोग का विरोध किया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों कै पार्ट का आंसर। इसके बाद पहले प्रश्न का ख पार्ट है यहाँ पर, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। इस पर भी आपको व्याख्या करनी है, किस प्रकार से करनी है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे और पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांगें बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था, इसलिए नए व्यापारी गांवों की तरफ जाने लगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। यह वह समय था जब छोटे व गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 4 पर, इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। आई बात समझ में। आगे लिखेंगे 5वां पॉइंट, सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 6, इससे कुटीर उद्योग को बल मिला। तो इस प्रकार से आप ख की व्याख्या कर सकते हैं। अगला है बच्चों पहले प्रश्न का ग पार्ट है यहाँ पर, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुँच गया था। इस पर आपको व्याख्या करनी है, किस प्रकार करेंगे चलिए देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूट गया। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पहले स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे सूरत जैसे बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ था। 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। इस प्रकार 18वीं सदी के अंत तक सूरत बंदरगाह हाशिए पर हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे बच्चों। अगला है फिर पहले प्रश्न का घ पार्ट है और यहाँ पर पूछा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। इस पर भी आपको व्याख्या करनी है, किस प्रकार से करेंगे आइए देख लेते हैं उत्तर में। 1764 के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई तब कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार कायम करने के लिए उससे सीधा संबंध स्थापित करना चाहा। इसके लिए उसने गुमास्तों की नियुक्ति की। यह कार्य कंपनी ने 2 चरणों में पूर्ण किया। और कौन कौन से 2 चरण? प्रथम चरण लिखेंगे, प्रथम चरण में कंपनी ने सर्वप्रथम बुनकरों को सक्रिय व्यापारियों व दलालों से मुक्त करवाने के लिए इन पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए, जिन्हें गुमास्ता कहा गया। आई बात समझ में, गुमास्ता किसे कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, द्वितीय चरण कंपनी ने बुनकरों पर पाबंदी लगा दी
कि वे अन्य खरीदारों को अपना माल नहीं बेच सकते। जब बुनकरों को काम का ऑर्डर मिल जाएगा तो उन्हें कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा देने की भी व्यवस्था की गई, परंतु इसमें एक शर्त यह रखी गई कि जो कर्जा लेगा वह अपना माल गुमास्ता को ही बेचेगा। परंतु जल्द ही गुमास्तों और बुनकरों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि एक तो गुमास्ते तैयार माल की उचित कीमत नहीं देते थे, दूसरी ओर यदि कोई बुनकर समय पर माल तैयार नहीं कर पाता तो उसे दंड देते थे, जैसे कोड़े मारना। इस व्यवस्था में बुनकर की स्थिति दयनीय हो गई थी, क्योंकि जहां उन्हें अपने माल की उचित कीमत नहीं मिल रही थी, वहीं वे कंपनी के कर्जे तले भी दबते जा रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों पहले प्रश्न का। और इसके बाद शुरू होता है आपका दूसरा प्रश्न। प्रत्येक वक्तव्य के आगे सही या गलत लिखें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आपके लिए वक्तव्य दिए गए हैं और इनमें आपने सही और गलत बताना है। क्या है, 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीक के रूप में विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। तो ये सही है या गलत है ये वक्तव्य, आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों। बिल्कुल सही है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। और इसके बाद ख है यहाँ पर 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। आप जानते होंगे, आपने पाठ में पढ़ा होगा, उत्तर में लिख सकते हैं आप बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद ग है, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। तो उत्तर आप लिखेंगे बिल्कुल गलत बात। ठीक है, ये क्या है, गलत है। और उसके बाद घ लिखेंगे, फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ था। बिल्कुल सही है बच्चों, आप लिख सकते हैं बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर पूछा है पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताएं। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे उत्तर में, उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों। औद्योगिकरण का इतिहास प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। इस पूर्व औद्योगिकरण की अवस्था में व्यावसायिक आदान प्रदान होता था। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों पर होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था। इस प्रकार औद्योगिकरण से पहले फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले के उत्पादन कार्य को आदि औद्योगिकरण भी कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद शुरू होते हैं यहाँ पर चर्चा करें से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। तो आप जानते हैं क्यों देते थे, उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। इसके निम्नलिखित कारण थे, और क्या क्या कारण थे पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कम वेतन पर मजदूर मिल जाते थे। अतः उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को ही रखते थे। ठीक है, दूसरा कारण लिखेंगे, जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। तीसरा लिख सकते हैं बच्चों, तीसरा पॉइंट बनाकर लिखेंगे, बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे उत्पाद की बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की ही काफ़ी मांग रहती थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। चौथा कारण लिख सकते हैं बच्चों, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के कुलीन लोग हाथों से बनी चीज़ों को महत्व देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन भी अच्छा होता था। अगला लिखेंगे पांचवा, यदि थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना हो तो उसे मशीनों की बजाय श्रमिकों से ही कराया जाता था। छठा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, क्रिसमस के समय बाइंडरों और प्रिंटरों का कार्य मशीनों की बजाय मजदूरों की सहायता से अधिक अच्छी तरह से हो सकता था। अगला लिखेंगे सातवां, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के उच्च वर्ग के कुलीन व पूंजीपति वर्ग के लोग हाथों से बनी वस्तुओं को अधिक महत्व देते थे, क्योंकि ये वस्तुएं सुरुचि और परिष्कार का प्रतीक थी। इनमें अच्छी फिनिशिंग यानी सफाई होती थी, इसमें डिजाइन की विविधता होती थी और इन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता था।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। पहले प्रश्न का चर्चा करें में, और फिर होता है शुरू आपका दूसरा प्रश्न। और यहाँ पर पूछा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। तो आप जानते हैं क्या किया। उत्तर लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। यह काम निम्नलिखित तरीके से किया गया, और यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने और बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैयार कर दिए, जिन्हें क्या कहा जाता था, आप जानते हैं, गुमास्ता कहा जाता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कंपनी का माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। जो कर्ज लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। उसे वे और किसी व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। ये गुमास्ता बुनकरों के बीच नहीं रहते थे, इसलिए इनका बुनकरों से टकराव होने लगा। गुमास्ता दंभपूर्ण व्यवहार करते थे तथा माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को पीटा करते थे। अब बुनकर न तो मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, पर वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, कर्जों। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न शुरू होता है। यहाँ पर कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन और कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश के लिए लिखने को कहा गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर अपना लेख लिखिए। तो आप इस लेख को अपने हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि आप उत्तर में देख सकते हैं। खुद से आप इस लेख को लिखेंगे, और इसके लिए आपको कुछ पाठ में दी गई यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं, उसके हिसाब से भी आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ब्रिटेन तथा कपास का इतिहास, और हेडिंग डालकर लिखेंगे पॉइंट बनाकर। नंबर 1, इंग्लैंड में औद्योगिकरण से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। इसके बाद अगला पॉइंट है तीसरा आपके लिए, इस चरण को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखेंगे, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में 18वीं सदी के अंत में तेजी से वृद्धि हुई। आई बात समझ में। अगला पॉइंट लिखेंगे पांचवा, कपास नए युग का प्रतीक था। 19वीं सदी के अंत में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। अगला है छठा पॉइंट आपके लिए, 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। सातवां पॉइंट है बच्चों, 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। आठवां पॉइंट, यह वृद्धि उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। नौवां पॉइंट लिखेंगे, 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। इसके बाद 10वां पॉइंट लिखेंगे, प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों और रेशों का उत्पादन होने लगा। ठीक है, 11वां पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। 12वां पॉइंट आपके लिए, अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। 13वां पॉइंट है बच्चों, कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। अगला है 14वां पॉइंट, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। फिर लिखेंगे, कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। अगला है 16वां पॉइंट यहाँ पर, जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। फिर लिखेंगे 17वां पॉइंट, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। अगला है 18वां पॉइंट, दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजार में भी बेचे। ठीक है, 19वां पॉइंट लिखेंगे, 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई।
20वां पॉइंट लिखेंगे, उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। 21वां पॉइंट लिखेंगे बच्चों, जब अमेरिका गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका के कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। 22वां पॉइंट लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका जर्मनी में जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। ठीक है, अगला लिखेंगे 23वां पॉइंट, कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट आई। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है आपके पास, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो आप जानते हैं क्यों बढ़ा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। और क्या क्या कारण उत्तरदायी थे, चलिए लिखते हैं यहाँ पर। नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे, बहुत सारे नए मजदूरों को काम मिल गया। उद्योगपतियों के साथ साथ मजदूरों को भी फायदा हुआ, उनके वेतन में बढ़ोतरी होने से उनकी कायापलट हो गई। अगला है बच्चों फिर चौथा पॉइंट यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वदेशी चीज़ों के प्रयोग पर बल देना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिला। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के कारण विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, उसका उत्तर। इसके बाद आइए शुरू होते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं परियोजना कार्य से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, अपने क्षेत्र में किसी एक उद्योग को चुनकर उसके इतिहास का पता लगाएं। उसकी प्रौद्योगिकी किस तरह बदली, उसमें मजदूर कहाँ से आते हैं, उसके उत्पादों का विज्ञापन और मार्केटिंग किस तरह से किया जाता है, उस उद्योग के इतिहास के बारे में उसके मालिकों और उसके काम करने वाले कुछ मजदूरों से बात करके देखिए। तो आप जो है चाहे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों, चाहे ऐसे लिखें। उत्तर लिखेंगे, हमारे क्षेत्र में पत्थर और टाइलों का उद्योग काफ़ी व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। बात करते हैं दुर्गापुरी चौक से लेकर लोनी तक इसके 50 शोरूम व गोदाम हैं। पिछले 50 वर्षों से इस उद्योग में अनेक परिवर्तन आए हैं। पहले इसके 4-5 शोरूम और गोदाम ही हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में बढ़ते निर्माण कार्यों, आधुनिक निर्माण में घरों से लेकर बड़े बड़े मॉलों तक में पत्थर के बढ़ते प्रयोग ने क्षेत्र में अनेक शोरूमों व गोदामों को फैलने का मौका दिया है। बदलती प्रौद्योगिकी, पहले पत्थरों व टाइलों का यहाँ सिर्फ व्यापार होता था। राजस्थान के कोटा, जोधपुर और उदयपुर से पत्थर यहाँ लाकर बेचे जाते थे, लेकिन बदलते फैशन में सिर्फ साधारण पत्थर के स्थान पर अब नक्काशीदार पत्थरों तथा पॉलिश किए गए पत्थरों की मांग ने यहाँ पत्थरों की कटाई, तराशी और पॉलिश की तकनीकी में बहुत परिवर्तन ला दिया है। मशीनों द्वारा यहाँ पत्थरों को विभिन्न आकारों व डिजाइनों में काटा व तराशा जाता है। राजस्थान से लाए गए पत्थरों को विदेशों से लाए गए पत्थरों के साथ मेल करके पत्थरों की डिजाइनदार टाइलें बनाई जाती हैं। दीवारों व ड्राइंग रूम के लिए पत्थरों को लकड़ी व प्लास्टिक के फ्रेमों में भी जोड़ा व जड़ा जाता है। इसके लिए कुशल कारीगर व आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इन गोदामों व शोरूमों पर 2 तरह के मजदूर होते हैं, एक तो वे जो सिर्फ पत्थरों की ढुलाई का काम करते हैं व दूसरे वो जो इसकी कटाई व गढ़ाई का काम करते हैं। ढुलाई की मजदूरी करने वाले मजदूर प्रायः बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से यहाँ आते हैं तथा पत्थरों की नक्काशी व पॉलिश व घिसाई कटाई करने वाले मजदूर राजस्थान व कटकी से यहाँ आते हैं। इस उद्योग के कुछ मालिकों व मजदूरों से बात करके पता चला कि यह उद्योग लगभग 50 से 60 वर्षों से चला आ रहा था। चूँकि यह जगह औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं है, इसलिए यहाँ के मालिक व मजदूर सरकारी उत्पीड़न के शिकार हैं तथा क्षेत्र में उद्योग के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इसके उत्पादों का विज्ञापन और मार्केटिंग के बारे में पूछने पर बताया कि उन्हें इसके लिए विशेष प्रयास व उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिल्ली व उसके आसपास इस तरह की कुछ एक जगह ही हैं, जैसे मंगोलपुरी, कीर्तिनगर आदि तथा निर्माण कार्य में लगी कंपनियां। वे लोग स्वयं ही अच्छे पत्थरों व टाइलों की खोज में यहाँ स्वयं आते हैं तथा इस क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी व कीमत
कम होने के कारण इन्हें अपना ग्राहक बनाने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती। बस स्थानीय निकायों की सख्ती ने कुछ लोगों को अपने शोरूम व गोदामों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया है। 50 से 60 वर्षों से चल रहे इस उद्योग का भविष्य सरकार की नीतियों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप चाहे तो अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, और चाहे अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। अपने क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी होगी, वहाँ से आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।